जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। मैं समझता हूं कि डायबिटीज दुनिया का सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है जो कि अधिकतर लोगों में पाया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 422 मिलियन लोग इस दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित हैं। सिर्फ अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में करीब 77 मिलियन लोग सिर्फ डायबिटीज से पीड़ित हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ चाइना में अकेले हर एक 6 में से 1 पर्सन को डायबिटीज का बीमारी है। तो चाइना सिर्फ पॉपुलेशन में ही नहीं, डायबिटीज के मामले में भी सबसे नंबर 1 स्थान पर है और सेकंड पर हमारा भारत आता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, डायबिटीज का काउजेस क्या क्या है, अगर किसी भी पेशेंट में डायबिटीज हो तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे, और हाँ, लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज हो जाए तो हम उसे कौन कौन से मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या उसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि डायबिटीज को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, अगर हाँ तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। तो जैसे कि हमने कुछ खाया, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो स्वीट हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी खाया, खाने के बाद वो पेट में जाकर क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन में मूव करने लगेगा। तो उस टाइम क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है, अमाउंट है, वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि हमारे जो बॉडी में जो सेल्स हैं, उन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये इंसुलिन एक की की तरह काम करता है, एक चाबी की तरह काम करता है। तो वो जो ब्लड में जो ग्लूकोज फ्लो हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो ग्लूकोज फ्लो हो रहा था, वो क्या होगा कि इंसुलिन एक की की तरह काम करेगा और सेल का जो दरवाजा है वो खोल देगा। तो जो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया था, अब वो क्या हुआ, सेल में चला गया, तो ग्लूकोज का जो लेवल था वो डाउन हो गया, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि लीवर भी जो है वो ग्लूकोज का सेक्रेशन बढ़ा देता है, तो लेकिन उसको इंसुलिन मैनेज कर लेता है, राइट। लेकिन डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, जो इंसुलिन का सेक्रेशन है, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा था, अब उसका जो सेक्रेशन है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर होगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट को डायबिटीज का सामना करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, डायबिटीज मेनली 2 प्रकार का होता है, पहला है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। तो अभी हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे पैनक्रियाज जो इंसुलिन सेक्रेट कर रहा है, तो पैनक्रियाज का जिस पार्ट से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, तो पार्ट 1 में डिफेक्ट वहीं पे हो जाती है। और ये अमूमन देखा गया है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये 40 साल से कम के उम्र वालों को अधिकतर होती है। और ये टोटल अप्रोक्स मान के चला जाए कि टोटल डायबिटिक जो कंडीशन होती है सभी में, उसमें से 10% जो है वो टाइप 1 डायबिटीज का केस ही आते रहता है। टाइप 1 जो डायबिटीज है वो मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है। अभी देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अभी हमने बोला कि पैनक्रियाज के जिस पार्ट से इंसुलिन का सेक्रेशन हो रहा था, वो पार्ट में ही डिफेक्ट हो गया था। तो मतलब ये तो नहीं है ना कि इंसान अब मर ही जाएगा, नहीं। तो उस केस में होता क्या है कि किडनी काम करता है उसके बदले में, राइट। तो इस केस में किडनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज एक्सक्रीट करेगा, तो पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाने का इच्छा होगा, बार बार उनको पेशाब लगेगा। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट बार बार थ्रस्टी फील करेंगे, उनको बार बार पानी पीने का मन करेगा, बार बार भूख लगेगा उनको, राइट। पैनक्रियाज को जो काम करना चाहिए था वो काम कर रहा है कौन, किडनी। किडनी अगर ज्यादा ग्लूकोज एक्सक्रीट करेगा तो स्वाभाविक सी बात है किडनी के एरिया में ज्यादा ग्लूकोज का मात्रा डिपॉजिट होगा। उससे क्या होगा कि वहां पे इन्फेक्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया अटैक करेंगे वहां पे, राइट। दूसरी बात, किडनी प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा पैनक्रियाज वाला तो काम कर नहीं सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज्यादा होगा। तो अगर जब कभी भी हमें कहीं कहीं पे घाव हो जाएगा, ठीक है, तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाएगा। और जिन पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज होता है उनमें ब्लड विजन होते रहता है या फिर उनको वेट लॉस की समस्या आने लगेगी, हमेशा वैसे पेशेंट्स को थकान जैसे महसूस होने लगेगा। तो ये थी टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। अब हम जानेंगे टाइप 2 डायबिटीज
क्या होता है। तो जो ये टाइप 2 डायबिटीज है ये टोटली लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि जिसको ओवर ईटिंग की आदत हो, जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करते हो, आलसी टाइप का, या फिर फास्ट फूड जिनको ज्यादा खाने का आदत हो, रोड पर गए और कुछ फास्ट फूड खा लिए, चाइनीज फूड खा लिए। तो जो ओवरऑल जो डायबिटीज का केस होता है उसमें 90% जो केस है वो डायबिटीज टाइप 2 का ही केस आते रहता है, राइट। और ये मोस्टली 40 ईयर्स से ज्यादा जितने भी पर्सन है उनमें डायबिटीज टाइप 2 का केसेस होते रहता है। इसमें होता क्या है कि इंसुलिन सेक्रेट तो होता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन सेक्रेट तो होता है, लेकिन या तो वो कम मात्रा में होगा, अगर सेक्रेट होगा भी तो इंसुलिन की उतनी इफिशियंसी नहीं रहती है कि वो ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके बॉडी में। मतलब ये कि उस इंसुलिन का कारक क्षमता जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं या फास्ट फूड जहां मन वहां खा ले रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा, इंसुलिन की रेसिस्टेंस होने की चांसेस ज्यादा होती है। मेन कारण है वो है ओबेसिटी, मतलब आपका वजन अगर जरूरत से ज्यादा है, तो जैसे कि आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो उसमें इंसुलिन के रेसिस्टेंस होने का चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपका जो वेट है वो 60 केजी है। अब 60 केजी से आपका ओबेसिटी बढ़ता गया क्योंकि आप तो एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, ऊपर से फास्ट फूड भी खाए जा रहे हैं, राइट। तो 60 से 75 पे वो पहुंच गया। अब जितना 60 केजी वेट में जितना इंसुलिन सेक्रेट हो रहा था बॉडी से, अब वो 75 वजन हो जाने के बाद भी उतना ही इंसुलिन सेक्रेट हो रहा है, राइट। तो इंसुलिन को ओवरऑल जो ग्लूकोज का मैनेजमेंट करना था 60 केजी वेट पे, वही करना है कितना, 75 केजी के वेट पे, राइट। अब बात करते हैं कि डायबिटीज 2 टाइप अगर हो जाए किसी भी पेशेंट को तो उनमें सिम्टम्स क्या क्या दिख सकता है। तो पेशेंट में जो है यूरिनेशन का इंक्रीजमेंट होगा, पेशेंट को जो है वो ट्रस्ट लगेगी, बार बार उनको प्यास लगेगी, उनको भूख लगना स्टार्ट होगा, जो आंखों का जो विजन है वो ब्लड होगा जैसा कि टाइप 1 में हो रहा था, ओके। और अगर शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज्यादा है, इंसुलिन का सेक्रेशन कम है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमें घाव होता है तो उसको हीलिंग करने में भी टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, रिकवर नहीं हो सकता है, ओके। ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि हमेशा थकान सा महसूस होने लगता है, हमेशा थके थके से रहेंगे वो, राइट। तो ये हो गई डायबिटीज 2 के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि ब्लड शुगर का नॉर्मल जो काउंट है, नॉर्मल रेंज है, वो क्या होता है। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। चार्ट में आपको दिख रहा होगा ब्लड शुगर का लेवल क्या क्या है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है वो नॉर्मल ब्लड शुगर है, दूसरा प्री डायबिटिक है, एंड थर्ड वन एस्टैब्लिश्ड डायबिटिक है, मतलब अगर किसी भी पेशेंट में डायबिटीज है तो बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भूखे पेट है, खाना नहीं खाया है, तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज है एक नॉर्मल व्यक्ति में वो 70 होगा और मैक्सिमम वो 100 तक जा सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खाना खा ले तो उसका 140 से नीचे ब्लड शुगर का रेंज होना चाहिए। अब बात करते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट में, तो भूखे पेट उनमें 100 होना चाहिए काउंट, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा 125 और खाने के बाद 140 से 200 तक होना चाहिए। थर्ड वन जो है कि अगर कोई भी पेशेंट डायबिटीज से पीड़ित है तो अगर वो भूखे पेट हैं तो उनका जो शुगर लेवल है वो 125 पर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 125 से तो पार खैर वो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो खाना खा ले तो उसके 2 घंटे के बाद अगर उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो 200 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखा हमने ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज किसी भी एक नॉर्मल पर्सन में या फिर एक डायबिटिक पेशेंट में या फिर प्री डायबिटिक पेशेंट में। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट को दिए जाते हैं उनके डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहला जो ड्रग्स है वो है मेटफॉर्मिन। अब जो ये मेटफॉर्मिन जो टैबलेट है वो 500 से लेके 2000 mg के फॉर्म में आता है। ये इतनी सस्ती दवाई है कि ये मात्र 2 रुपए में टैबलेट मिलती है, ओके। इसका फंक्शन ये है कि इंसुलिन के रिसेप्टर को सिंथेसाइज करता है और ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये दवाई सस्ती है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। ये वेट को भी कम करता है, लिपिड के प्रोफाइल को इम्प्रूव करता भी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस टैबलेट का लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, वो है कि इसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज में इसका कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई भी पेशेंट ट्रॉमा से गुजर रहे हो या फिर उनकी सर्जरी हुई हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो महिला, उनको हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते हैं इस मेडिसिन को। वो इसलिए क्योंकि उस केस में सबसे पहले इंसुलिन दिया जाता है, फिर बाद में मेटफॉर्मिन टैबलेट दिया जाता है उनको कुछ समय के लिए। इस टैबलेट को देते समय एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी पेशेंट में अगर केराटिनिन का जो अमाउंट है वो 1.5 mg पर DL से ज्यादा है तो उनको मेटफॉर्मिन
टैबलेट रिकमेंड कभी भी नहीं करेंगे हम। अगर किसी भी पेशेंट में अगर उनको लीवर की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब ये कि वो अल्कोहल लेते हो तो उस वजह से उनको लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में हम ये मेटफॉर्मिन टैबलेट रिकमेंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ये टैबलेट लेने के टाइम एक चीज याद रखना है कि हमेशा पेशेंट को अपने लीवर और किडनी की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए हमेशा। ओके, जो दूसरा क्लास का मेडिसिन है वो है सल्फोनाइल यूरिया। अब सल्फोनाइल यूरिया करता क्या है कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ाता है। सल्फोनाइल यूरिया की अगर डोजेज की बात करें तो ये 25 से 30 mg पर डे के हिसाब से हर एक पेशेंट को दिया जा सकता है, लेकिन सल्फोनाइल यूरिया को हमेशा खाने से 30 मिनट पहले लेना चाहिए, तभी ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अब सल्फोनाइल यूरिया कॉम्बिनेशन में कुछ मेडिसिन आते हैं, जैसे कि गिलीमेपराइड करके आता है, ग्लिकाजाइड करके आता है, या फिर ग्लिपिजाइड करके आता है, या फिर ग्लिबेनक्लामाइड करके एक टैबलेट आता है जो कि सल्फोनाइल यूरिया का कॉम्बिनेशन उसमें रहता है। सल्फोनाइल यूरिया के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये अक्सर ये मेडिसिन करता क्या है कि वेट बढ़ा देता है, ये हाइपोग्लाइसेमिया का केस क्रिएट कर देगा पेशेंट में। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये दिखने लगते हैं पेशेंट्स में, लेकिन हमेशा इसमें एक चीज और गलत है कि ये हमेशा खाने से 30 मिनट पहले लेना है इसको। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या हुआ कि हम भूल जाते हैं रेगुलर अपने लाइफ एक्टिविटीज में, तो हमने क्या हुआ कि लेना भूल गया, तो ये क्या करेगा एट ए टाइम, इसका जो साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है कि वो हमारे अंदर क्या था, शुगर का जो लेवल था वो बहुत हाई था, उसके लिए हम ले रहे थे इस चीज को। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अगर हम अपना रूटीन से फेल हुए तो ये भी एक तरह से अपना रूटीन से फेल हो जाएगा और शुगर के लेवल को एक बैक डाउन कर देगा ये। ठीक है, जो तीसरा क्लास ऑफ मेडिसिन है वो मतलब अभी नई आई है मार्केट में और बहुत मतलब कारगर है ये, जिसको कि DPP-4 इनहिबिटर के नाम से भी हम जानते हैं। वैसे कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके, ये मतलब अच्छा काम करता है एक डायबिटिक पेशेंट में। जो नॉर्मल सा जो इसका साइड इफेक्ट है, जैसे कि नौसिया होने लगेगा पेशेंट, या फिर पेशेंट में जो है सो डायरिया का प्रॉब्लम आने लगेगा, अक्सर पेशेंट में हेडेक का प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है, और हाँ ज्वाइंट पेन का इसमें थोड़ा थोड़ा शिकायत रहता है, सोर थ्रोट का प्रॉब्लम होता है इसमें, जो नोज है वो रनी होने लगेगा। तो ये सब इसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, तो कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ये यूजुअली तौर पे अच्छा काम करता है। कंट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो जिन पेशेंट्स में पैनक्रियाटिस का प्रॉब्लम है तो उनको ये दवाई नहीं दी जाती है, या फिर जिस पेशेंट का किडनी खराब है तो उनको DPP-4 इनहिबिटर हम नहीं रिकमेंड करते हैं। राइट, जो पांचवा मेडिसिन की बात हम करेंगे वो है पायोग्लिटाजोन। ये जो टैबलेट है वो 15 से 30 mg के फॉर्म में आता है। ये हमेशा बैड कोलेस्ट्रॉल जो अगर हमारे शरीर में है तो उसका लेवल जो है ये डाउन करता है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये इस तरह से हैं कि ये वेट गेन करता है, वेट को बढ़ाता है, एनेमिया या इडीमा जैसा भी प्रॉब्लम ये करता है, मतलब शरीर में खून की कमी कर देता है ये। अगर कोई भी महिला ले रही है इस दवा को तो अगर, लेकिन उनका उम्र अगर 45 साल से ज्यादा है तो उनमें बोन फ्रैक्चर का भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये चीज को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। पायोग्लिटाजोन का जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट अगर है तो ये है कि कॉन्जेसिव हार्ट फेल्यूर इसके वजह से होता है। पायोग्लिटाजोन में कुछ टैबलेट्स आते हैं जैसे कि रेपाग्लिनाइड या फिर नोटग्लिनाइड करके टैबलेट आता है। ये जो है इसका डोजेस की बात करें तो ये 3 डोज हमेशा लिया जाता है। 3 डोज इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अक्सर एक दिन में इंसान 3 बार खाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये असर जो है इसका 1 से 1.5 घंटा ही रहता है। मतलब ये कि अगर आपने अभी खाना खाया तो उसके तुरंत बाद आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ग्लूकोज का जो लेवल है शरीर में उसको ये मेंटेन नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, मतलब जितनी बार आप खाइए उसके बाद तुरंत इसको खाइए। तो जो अगला मेडिसिन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो है गानाग्लिफ्लोजीन। ये एक SGLT2 इनहिबिटर है। अभी तक जितने भी हमने दवाइयां देखी उसमें से ये एक इकलौता मेडिसिन है जो कि किडनी के अंदर से ग्लूकोज को जो है वो बाहर एक्सक्रीट करता है। ये दवाई ओवरऑल बहुत अच्छे तरीका से काम करता है। डायबिटिक पेशेंट को अक्सर ये रिकमेंड किया जाता है। ये शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हर चीज को कंट्रोल करके रखता है। तो जैसे कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को किडनी से बाहर निकालकर एक्सक्रीट करता है। तो ये इकलौती एक ऐसी मेडिसिन है, मतलब अगर किसी भी पेशेंट का किडनी खराब हो गया है तो उस केस में भी ये मेडिसिन रिकमेंड किया जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत महंगा मिलता है, करीब करीब 50 रुपए एक टैबलेट मिलता है ये। और इसके साइड इफेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं, जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक है उसमें ये इन्फेक्शन फैलाता है। पेनिस हो गया या फिर वेजाइना हो गया उसमें जो है वो इन्फेक्शन फैलाएगा। और क्या होता है कि इसमें इतना यूरिनेशन कर देता है कि बॉडी
को डिहाइड्रेट करने लगता है। तो उस केस में हमें अपने बॉडी के डिहाइड्रेशन को कंसीडर करके चलना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। तो जो सबसे लास्ट मेडिसिन है वो है अल्फा ग्लूकोसिडोज इनहिबिटर। ये अक्सर मिग्लीटोल या वैग्लीबोस, ये बहुत पॉपुलर है, वैग्लीबोस दिया जाता है नॉर्मल तौर पे, या फिर एस्करबोस करके मेडिसिन आता है इसमें। इसका जो वे ऑफ एक्शन है वो करता क्या है कि जैसे हमने कुछ खाया, अब पेट के अंदर वो गया तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब ये करेगा क्या कि जो पेट में ग्लूकोज बना उसको ब्लड में आने से रोकेगा। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये स्टोमिक पेन क्रिएट करता है, स्टोमिक में पेन होता है, या फिर गैस का प्रॉब्लम, या फिर पेशेंट में अक्सर डायरिया का प्रॉब्लम दिखने लगता है। तो खाने के बाद जब पेशेंट में अक्सर ये देखा जाता है कि उनका शुगर लेवल बहुत ही हाई हो गया है, तो उस केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओके, इसके कंट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो अगर किसी भी पेशेंट में कोलाइटिस है, या फिर माल अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, या फिर इंट्राकोलाइटिस है, या फिर लीवर सिरोसिस जैसा प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम अल्फा ग्लूकोसिडोज इनहिबिटर को नहीं रिकमेंड करेंगे। तो मेनली अब तक का जो कंक्लूजन ये है कि डायबिटीज को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। पहला, खाना टाइम पे खाना, ठीक है, शुगर वाली चीजें ज्यादा नहीं खाना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, मिनिमम 30 मिनट्स, लॉन्ग वॉक पे जाना, अपनी दवाइयां हमेशा अपने साथ रखना, और हाँ, इंसुलिन हमेशा रेगुलर तौर पे लेते रहने से ब्लड जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है उसको क्योर किया जा सकता है। सबसे मेन बात जो अक्सर संस्थाएं कहती हैं कि अगर आप अपने ओबेसिटी पे कंट्रोल कर लिए, तो ओबेसिटी कंट्रोल कैसे होगा, खान पान से या फिर एक्सरसाइज से। अगर वो दोनों पे कंट्रोल कर लिए तो डायबिटीज पे जो है आप 60 से 70% तक कब्जा पा सकते हैं, डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर ये पसंद नहीं आया हो तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, मेडिकल और ड्रग से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।